नमस्कार, मैं हूँ शुभी और हिंदी विशेष पर हम पढ़ रहे हैं हिंदी की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। इस क्रम में 2 क्लासेस हम पहले कर चुके हैं जिनमें हमने विश्व के अनेक भाषा परिवारों को विस्तार से देखा है। आज हम जिस विषय पर चर्चा करने वाले हैं वो है भारोपीय भाषा परिवार। तो हम भारोपीय भाषा परिवार को देखते हैं। भारोपीय भाषा परिवार जैसे कि नाम से ही स्पष्ट है, भारत और यूरोप 2 जगह पर इसका क्षेत्र देखने को मिलता है। इसके साथ ही एशिया के अन्य भागों में भी भारोपीय भाषा परिवार का क्षेत्र देखने को मिलता है। पहला तथ्य है कि जो भारोपीय भाषा परिवार है वो विश्व का सबसे बड़ा भाषा परिवार है। विश्व का सबसे बड़ा भाषा परिवार है, जनसंख्या की दृष्टि से भी, क्षेत्रफल की दृष्टि से भी और भाषाओं की दृष्टि से भी। ये तीनों दृष्टियों से विश्व का सबसे बड़ा भाषा परिवार है। तो सबसे पहले हम इसका क्षेत्र ही देख लेते हैं। ये रहा हमारा यूरेशिया भूखंड, यूरेशिया है ये हमारा। इसका मैप मैंने आपको स्टार्टिंग में भी दिखाया था। और इस यूरेशिया भूखंड में कुल कितने भाषा परिवार हैं? 10 भाषा परिवार हैं। इन 10 भाषा परिवारों में से एक भाषा परिवार कौन सा है? भारोपीय, जो कि सबसे बड़ा है और हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण भी है, क्योंकि हिंदी का विकास भारोपीय भाषा परिवार से ही हुआ है। ठीक है, तो फिर अब हम देख लेते हैं क्या क्षेत्र है भारोपीय भाषा परिवार का। भारोपीय भाषा परिवार का जो क्षेत्र है वो यूरोप के एक बड़े भाग में फैला हुआ है। ये जो क्षेत्र है ये भारोपीय भाषा परिवार का क्षेत्र है। तो यूरोप में विस्तृत है ये। यूरोप के अलावा इधर ये जो हिस्सा है भारतीय उपमहाद्वीप से लगा हुआ ईरान, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और उत्तरी भारत का ये जो संपूर्ण क्षेत्र है, जिसमें नेपाल, बांग्लादेश, ये देश भी शामिल कर लिए जाते हैं, यहाँ महाराष्ट्र तक, ये पूरा जो क्षेत्र है ये भारोपीय भाषा परिवार के अंतर्गत आता है। और इसके साथ ही यहाँ पर जो रूस वाला क्षेत्र है ये भी भारोपीय भाषा परिवार के अंतर्गत आता है। तो अब आप देखिए कि ये कितना बड़ा भूभाग है जो कि भारोपीय भाषा परिवार के अंतर्गत आता है, इसीलिए ये विश्व का सबसे बड़ा भाषा परिवार है। अब हम आगे बढ़ते हैं। 2 विद्वानों का जिक्र यहाँ पर मिलता है आपको। पहले विद्वान है अस्कोली। तो अस्कोली वो पहले विद्वान हैं जिन्होंने कहा था कि जो भारोपीय भाषा परिवार है वो चूंकि बहुत बड़ा है इसलिए अध्ययन में मुश्किल होती है, तो उसको अध्ययन की सुविधा के लिए हम 2 वर्गों में विभक्त कर सकते हैं। उन्होंने ऐसा सुझाव दिया था, हालांकि उन्होंने विभाजन नहीं किया। और उसके बाद जो नाम आता है वो आता है बॉन ब्रैडके का। तो बॉन ब्रैडके वो पहले विद्वान हुए जिन्होंने अस्कोली की अवधारणा को मूर्त रूप दिया और फिर भारोपीय भाषा परिवार को सतम और केंतुम 2 वर्गों में विभक्त कर दिया। तो सतम वर्ग में जो है 5 शाखाएं हैं और केंतुम वर्ग में भी 5 शाखाएं हैं। अब हम बारी बारी से देख लेते हैं। उससे पहले हम देख लेते हैं कि सतम और केंतुम वर्ग का क्षेत्र कौन सा है। तो ये हमारा भारोपीय भाषा परिवार है जो हमने हाईलाइट किया हुआ है। इसको बॉन ब्रैडके ने मोटे तौर पर इस तरह से विभाजित किया कि ये जो यूरोप वाला भाग था, ये जो पूरा भाग है, इसको उन्होंने नाम दे दिया केंतुम, और ये जो एशिया और भारत वाला ये जो हिस्सा है इसको नाम दे दिया सतम। ठीक, तो अब हम यहां से सबसे पहले केंतुम वर्ग को पढ़ना शुरू करेंगे और इसको डिटेल में देखेंगे। एक सेकंड, ये हमारा केंतुम वर्ग है और अब हम इस केंतुम वर्ग को यहाँ से लेते हैं और डिटेल में देखते हैं इसको। देखिए, केंतुम वर्ग जो हमारे सामने है इसमें 5 शाखाएं हैं। कौन कौन सी शाखाएं हैं? केल्टिक है, जर्मनिक है, लैटिन है, ग्रीक है और तोखारी है। केल्टिक जो शाखा है उससे हमें एक भाषा देखने को मिलती है, वो भाषा कौन सी है? आयरिश है। उसके बाद जर्मनिक शाखा से 4 भाषाएं विकसित हुई हैं, डेनिश, अंग्रेजी, डच और जर्मन। सीधा सीधा यहाँ से प्रश्न पूछ लिया जाता है कि अंग्रेजी किस शाखा से विकसित हुई है? तो कौन सी शाखा से विकसित हुई है? जर्मनिक से विकसित हुई है अंग्रेजी। या ऐसे पूछ लिया जाएगा आपसे कि पुर्तगाली
किस समूह की या किस शाखा की भाषा है? किस शाखा की भाषा है? लैटिन की भाषा है। उसके बाद है ग्रीक। तो ग्रीक के संबंध में एक महत्वपूर्ण बात है जो याद रखने लायक मुझे लगी, ये कि जो मूल भारोपीय भाषाएं हैं उनके स्वर जो हैं उनको ग्रीक में बहुत अच्छी तरह से संरक्षित करके रखा गया है, उनका रूप बदला नहीं है। जिस तरह से मूल भारोपीय भाषाओं में था उसी तरह ग्रीक में है। और जो व्यंजन है मूल भारोपीय भाषाओं के वो संस्कृत में अधिक सुरक्षित करके रखे गए हैं। उसके बाद है तोखारी। तोखारी बोलने वाले तुषार लोग हुआ करते थे जिनका वर्णन हमें महाभारत में देखने को मिलता है। यहाँ से हमें सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण इनको याद करना है, इनकी भाषाओं को याद करना है कि इन शाखाओं से कौन सी भाषाएं विकसित हुई हैं। इनको याद करना क्यों महत्वपूर्ण है? तो जैसे कि अंग्रेजी आप यहाँ पर देख रहे होंगे, अंग्रेजी कितनी महत्वपूर्ण है भारतीय भाषाओं के संदर्भ में, ये मुझे आपको बताने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है, ये बहुत ही स्पष्ट तौर पर आपको जानकारी है ही इस चीज़ की। बाकी जो भाषाएं हैं वो भी कहीं ना कहीं उतने स्पष्ट तौर पर तो नहीं जितना अंग्रेजी प्रभाव रखती है, लेकिन भारतीय भाषाओं पर प्रभाव रखती हैं बाकी भाषाएं भी, क्योंकि जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में आई, अंग्रेज़ भारत में व्यापार करने आए, तो केवल अंग्रेज़ नहीं आए थे, अंग्रेज़ों के अलावा स्पेनिश लोग भी आए थे, पुर्तगाली लोग भी आए थे, डच आए थे, फ्रांसीसी आए थे। तो जब ये व्यापारी वर्ग भारत में व्यापार करने आया तो इन यूरोपीय भाषाओं को भारत में अपने साथ लेकर आया और इनकी भाषाओं ने भारतीय भाषाओं को बहुत प्रभावित किया। इसीलिए इन भाषाओं के शब्द हमें आज अपनी भाषाओं में देखने को मिलते हैं और ये हमारे लिए महत्वपूर्ण हो जाता है समझना कि ये किन वर्गों की भाषाएं हैं, कहाँ से विकसित हो रही हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि ये भी आपको समझ में आया होगा कि हमें इन्हें क्यों याद रखना है। अब हम इनको क्षेत्र के तौर पर देख लेते हैं। ये मैंने अपने लिए बनाया था मैप, उसको मैं यहाँ पर लगा रही हूँ क्योंकि मैं कंफ्यूज हो जाती थी लैटिन वर्ग में और जर्मनिक वर्ग में, तो उसके लिए मैंने ये अलग अलग मैप बना के रख लिया था और इसको 2-4 बार देखा था, उसके बाद अब कन्फ्यूज़न नहीं होती है। तो सबसे पहले हम केल्टिक को देख लेते हैं। केल्टिक जो है उसमें हमें एक ही भाषा याद रखनी है और वो भाषा है आयरिश। वो भाषा कहाँ बोली जाती है? आयरलैंड में बोली जाती है। तो ये रहा आयरलैंड, और आयरलैंड में आयरिश भाषा बोली जाती है जो कि केल्टिक शाखा की भाषा है। उसके बाद हमारे पास है लैटिन शाखा। तो लैटिन शाखा में कुल कितनी भाषाएं थी? 4 भाषाएं हमें देखनी हैं। कौन कौन सी 4 भाषाएं हैं? तो ये 4 भाषाएं हैं फ्रांसीसी जो कि फ्रांस में बोली जाती है, स्पेनिश जो कि स्पेन में बोली जाती है, पुर्तगाली जो कि पोर्चुगल में बोली जाती है, और उसके अलावा इतालवी जो कि इटली में बोली जाती है। इस तरह से आप चाहें तो इस मैप की मदद लेकर ये याद रख सकते हैं कि कौन कौन से देश हैं जो एकदम इस दक्षिणी यूरोप वाले क्षेत्र में अवस्थित हैं, और फ्रांस के बगल में कौन सा देश है, अच्छा स्पेन है, इटली है। तो इस तरह से यदि आपको थोड़ी सी भौगोलिक जानकारी होगी तो बहुत रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और यदि भौगोलिक जानकारी नहीं भी है, भूगोल उतना पसंद नहीं भी है, तब भी इसको देखते रहने में कोई हर्ज नहीं है। कम से कम आपको पता तो होना ही चाहिए, कभी आप अखबार में पढ़ते हैं या कहीं चर्चा में आप इन देशों का नाम सुनते हैं तो पता तो होना ही चाहिए कि ये देश कहाँ पर अवस्थित हैं। उसके बाद जर्मनिक वर्ग है। तो जो जर्मनिक शाखा है उसमें भी 4 भाषाएं हमें देखनी हैं। कौन कौन सी 4 भाषाएं हैं? तो पहली भाषा जो है वो अंग्रेज़ी है जो कि यूके या इसको हम कहें ब्रिटेन में बोली जाती है। उसके बाद दूसरी भाषा जो है वो डेनिश है जो कि डेनमार्क में बोली जाती है, फिर डच है जो कि नीदरलैंड्स में बोली जाती है, फिर जर्मन है जो कि जर्मनी में बोली जाती है। जर्मन, और यहाँ पर कौन सी बोली जाती है? यूके में अंग्रेजी। तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि ये देखिए ये फ्रांस वाला हिस्सा है, तो ये नीचे किसका क्षेत्र हो गया? ये लैटिन का क्षेत्र हो गया, और ऊपर किसका क्षेत्र है? ये जर्मनिक का क्षेत्र है, और दोनों को अलग अलग करके याद रखना है। अंग्रेजी किससे विकसित हुई है? तो अंग्रेजी हमारी जो है वो जर्मनिक से आई है, जर्मनिक शाखा में आती है, ये आपको याद रखना है। उसके बाद ये हमने केंतुम वर्ग को अच्छे से देख लिया है। अब हम चलते हैं सतम वर्ग की ओर। तो ये रहा हमारा सतम वर्ग, और सतम वर्ग में 4 और एक ये 5 जो है शाखाएं हैं। इनमें से हमारे लिए कौन सी महत्वपूर्ण है? तो ऊपर की 4 हमारे लिए महत्वपूर्ण नहीं है, हमारे लिए महत्वपूर्ण है भारत ईरानी शाखा।
भारत ईरानी शाखा को अब हम डिटेल में देखेंगे। भारत ईरानी शाखा का क्षेत्र कौन सा है? तो ये जो क्षेत्र है ये भारत ईरानी शाखा का क्षेत्र है। और ये जो क्षेत्र है रशिया वाला, तो जो रूसी है वो स्लाव से विकसित हुई है, स्लाव शाखा से विकसित हुई है, रूसी और यूक्रेनी। चलिए तो हम अपना भारत ईरानी शाखा को देखते हैं। भारत ईरानी शाखा को एक नाम और दिया गया है, आर्य शाखा। क्यों दिया गया है वो हम अभी देख लेते हैं। तो जॉर्ज ग्रियर्सन ने जब देखा कि भारत ईरानी शाखा जो है वो काफ़ी बड़ी है, इसका भी क्षेत्र विस्तार ज़्यादा है, तो जॉर्ज ग्रियर्सन ने भारत ईरानी शाखा को 3 भागों में विभक्त किया। कौन कौन से 3 भाग थे? पहला तो ईरानी, दरद और भारतीय आर्य भाषा। कई विद्वान ऐसे भी हैं जिन्होंने इसे 2 भागों में विभक्त किया। उन्होंने सिर्फ ईरानी मानी है और भारतीय आर्य भाषाएं मानी है, दरद नहीं मानी है। और कई एक विद्वान ऐसे भी हैं जिन्होंने दरद को माना है, भारतीय आर्य भाषाओं को माना है, ईरानी को नहीं माना है। लेकिन हमें किसका विभाजन याद रखना है? हमें जॉर्ज ग्रियर्सन का विभाजन याद रखना है। उन्होंने 3 भागों में विभक्त किया है। यहाँ से सीधा सीधा ऐसे प्रश्न बन जाता है कि भारत ईरानी शाखा को किस विद्वान ने विभक्त किया था? तो आपको अब पता ही है कि जॉर्ज ग्रियर्सन ने विभक्त किया था। ईरानी जो है उसकी कौन कौन सी भाषाएं हैं? तो ईरानी में आ जाती है फारसी, पहलवी और अवेस्ता। ये 3 भाषाएं हैं जो ईरानी वर्ग के अंतर्गत आ जाती हैं। उसके बाद है दरद। तो दरद में कौन कौन सी भाषाएं आ जाती हैं? कश्मीरी, शिना और चित्राली। ये यही कश्मीर के आसपास का जो क्षेत्र है, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ये जो बॉर्डरिंग एरिया है, वहीं पर दरद का क्षेत्र हमें देखने को मिलता है। और उसके बाद है हमारी मोस्ट इम्पॉर्टेंट भारतीय आर्य भाषा। और भारतीय आर्य भाषा से ही हमारी हिंदी विकसित हुई है। इसीलिए भारतीय आर्य भाषा को हमें बहुत ही डिटेल में देखना है। सबसे ज़्यादा प्रश्न यहीं से बनेंगे। अब हमें ये देखना है कि भारत ईरानी शाखा को आर्य शाखा क्यों कहा जाता है। तो चूंकि भारत ईरानी शाखा को 3 वर्गों में बांटा गया और उन 3 में से जो सबसे बड़ा क्षेत्रफल था वो भारतीय आर्य भाषा के पास था, इसीलिए भारत ईरानी शाखा को एक और नाम दे दिया गया, आर्य शाखा। ठीक है, तो फिर हमने ये देख ही लिया है। अब हम कल की क्लास में देखेंगे भारतीय आर्य भाषाओं को बहुत ही डिटेल में। तब तक के लिए अगर आपको आज जो भी पढ़ा है या पिछली 2 कक्षाओं में हमने जो भी पढ़ा है उसमें कोई भी डाउट रहता है तो अपना डाउट ज़रूर लिखें और अपना ख्याल रखें। और बहुत ज़रूरी है कि भाषा वाला जो पार्ट है वो आप एक ही बार में समझ लें। यदि कहीं कुछ अटक रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो आप ज़रूर से उसको लिखें और मैं बहुत ध्यान से उसको आपको दोबारा से समझाने का भी प्रयास करूँगी। तो आज की क्लास के लिए बस इतना ही। शुक्रिया।